बात करी थी सीएनजी को एलपीजी श्रेष्ठ क्यों माना गया। आज अपन बात करेंगे एलपीजी को सुरक्षा की दृष्टि से एलपीजी रहे तो एलपीजी को गंध बनाने के लिए इसमें कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है। जब एलपीजी गैस का रिसाव होता है तो अपन को एक अजीब सी गंध महसूस होती है, जिसके कारण पता चल जाता है कि एलपीजी गैस का जिसमें भरी हुई है उसमें जिसका रिसाव हो रहा है, क्योंकि खतरनाक होती है, ऊपर नहीं जाती, धरातल पर एक भारी होती है, इसलिए धरातल पर एक परत बना रहती है और दुर्घटना की संभावना ज्यादा रहती है। तो इसके लिए जो बनाते हैं एलपीजी तो उस एलपीजी में एक पदार्थ मिला दिया जाता है, रासायनिक पदार्थ मिलाते हैं पहले से ही। उस पदार्थ की गंध होती है जो गंध कई दूर तक महसूस की जा सकती है और पता चल जाता है कि एलपीजी गैस का रिसाव हो रहा है, क्योंकि अगर रिसाव हो जाता है तो वायु फैल जाएगी और ऊपर नहीं जाएगी, नीचे धरातल पर जमा जाएगी तो आग पड़ने का खतरा ज्यादा रहता है, जिसके कारण दुर्घटना हो सकती है। तो उस एलपीजी को गर्म बनाने के लिए ताकि जब उसका रिसाव हो तो आपको पता चल सके, इसमें केमिकल मिला दिया जाता है, इसका नाम होता है थायोन। इसका नाम होता है थायोन। तो एलपीजी को गंधित बनाने के लिए उसमें एक पदार्थ मिलाया जाता है जिसका नाम होता है थायोन, और उस थायोन की गंध एक अलग प्रकार की होती है। जैसे उसका रिसाव होता है तो थायोन की गंध चारों तरफ फैल जाती है और तो पता चल जाता है कि एलपीजी गैस का रिसाव हो गया, तो संचय हो जाते हैं। अगली जो बात आएगी वो है कि आपकी प्राकृतिक रबड़ कैसे बनाया जाता है। प्राकृतिक रबर क्या होता है, कैसे बनाते हैं प्राकृतिक रबर, आगे बात करेंगे अपन। रबर होता है वो तो प्राकृतिक होता है, एक कृत्रिम होता है। तो यहाँ पर बात करेंगे कि प्राकृतिक रबर कैसे बनाया जाता है। ये जो प्राकृतिक रबर होता है वो एक वृक्ष से पौधे से द्रव के रूप में प्राप्त किया जाता है। यानी रबर है वो एक पौधे से प्राप्त होता है और वो होता है द्रव रूप में। किस रूप में? द्रव रूप में प्राप्त होता है। इस द्रव का नाम होता है रबर शीट या लेटेक्स बोलते हैं। रबर शीट बोलते हैं या इसको लेटेक्स बोलते हैं। लेटेक्स या तो रबर शीट बोला जाता है, लेटेक्स बोला जाता है। उस लेटेक्स को ये जो प्राकृतिक रबर होता है वो वृक्ष से मिलता है, जिसको रबर से लेटेक्स बोलते हैं। और किसका बहुलक होता है? ये आइसोप्रीन का बहुलक होता है। आइसोप्रीन का बहुलक होता है। तो अगर छोटा चुना जाए कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है तो हम बता देंगे प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक होता है। ये जो लेटेक्स होता है उस लेटेक्स में एसिटिक अम्ल मिलाते हैं, यानी लेटेक्स में एसिटिक अम्ल मिलाकर इसे ठोस बनाया जाता है। इसको ठोस बना लेते हैं, ठीक है। लेटेक्स बोलते हैं, उस लेटेक्स प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक होता है और लेटेक्स में एसिटिक अम्ल मिलाकर इसे ठोस बनाया जाता है। लेकिन इस तरह का जो रबर होता है वो रबर उस रबर की प्रत्यास्थता कम होती है, खींचने पर टूट जाता है, तो इसकी प्रत्यास्थता कम होती है और इसकी जो तन्यता क्षमता होती है वो भी कम होती है। यानी इस रबर से जो परिष्कृत उत्पाद होते हैं वो नहीं बनाए जा सकते। इसलिए इस रबर को मजबूत बनाने के लिए, उसकी प्रत्यास्थता बढ़ाने के लिए और उसकी तन्यता सामर्थ्य बढ़ाने के लिए इसे क्या करते हैं? सल्फर के साथ गर्म करते हैं। इसे सल्फर के साथ गर्म करते हैं और सल्फर के साथ गर्म करने की जो प्रक्रिया होती है उसे वल्कनीकरण के नाम से जाना जाता है। वल्कनीकरण के नाम से जाना जाता है। इसके बाद जो रबर प्राप्त होता है, सल्फर के साथ गर्म करने के बाद में जो रबर प्राप्त होता है उसकी तन्यता सामर्थ्य ज्यादा होती है, उसकी प्रत्यास्थता भी ज्यादा होती है, यह मजबूत भी होता है, कठोर भी होता है और ज्यादा उपयोगी भी होता है। इस प्रकार से प्राकृतिक रबर बनाया जाता है। अब यहाँ पर जो प्रश्न आएगा वो आएगा प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक होता है। वल्कनीकरण किसे कहते हैं? तो अपन बता देंगे कि रबर को गंधक या सल्फर के साथ गर्म करने की प्रक्रिया को वल्कनीकरण कहा जाता है।
प्राकृतिक रबर का वल्कनीकरण क्यों करते हैं, क्यों करते हैं उसे गंधे के साथ गर्म, तो हम बता देंगे कि रबर की प्रत्यास्थता व तन्यता सत्ता बढ़ाने के लिए इसका वल्कनीकरण किया जाता है, जिसके कारण वो ज्यादा उपयोगी बन जाता है। सरल सा प्रश्न है, सेलुलोज या कागज बोलो, या तो कागज बोलो या सेलुलोज बोलो। कागज या सेलुलोज को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भिगोकर इसे साफ किया जाता है। पहले क्या होता है, जो सेलुलोज होता है, कागज होता है, उस कागज या सेलुलोज को सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में भिगोकर कागज या सेलुलोज को साफ कर लिया जाता है। साफ करने के बाद जो साफ विलयन प्राप्त होता है, उस विलयन में कार्बन डाइसल्फाइड, जो साफ किया हुआ घोल होता है या साफ किया हुआ विलयन होता है, उस घोल में कार्बन डाइसल्फाइड में, उस घोल को कार्बन डाइसल्फाइड में घोलकर, यानी कार्बन डाइसल्फाइड गैस में घोल करके सेलुलोज का विलयन प्राप्त कर लिया जाता है। उस विलयन को क्या बोलते हैं, विस्कोस कहते हैं। फिर उस विस्कोस को महीन छिद्रों में से, जाली होती है महीन छिद्रों की, उस जालीनुमा महीन छिद्रों में से प्रवाहित कर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में छोड़ा जाता है। यानी उस जो विलयन होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ किया हुआ जो विलयन होता है, उस विलयन में कार्बन डाइसल्फाइड में सेलुलोज का विलयन बना लिया जाता है। फिर उस विलयन को एक जालीनुमा, जो महीन छिद्र की जाली होती है, उस जाली में से प्रवाहित कर सल्फ्यूरिक अम्ल में छोड़ दिया जाता है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में छोड़ दिया जाता है, जिसके बाद रेयन के महीन और चमकदार रेशे बन जाते हैं। कहाँ उपयोग करता है रेयन का, वस्त्र बनाने में रेयन का उपयोग होता है, रेशे बनाने में रेयन का उपयोग होता है, दरिया बनाने में रेयन का उपयोग होता है, और धागे बनाने में रेयन का उपयोग होता है। इसके बाद विस्कोस की परिभाषा क्या होती है, विस्कोस का मतलब होता है सेलुलोज को कार्बन डाइसल्फाइड में प्रवाहित कर, सेलुलोज को कार्बन डाइसल्फाइड के घोल में मिलाकर, सेलुलोज को कार्बन डाइसल्फाइड के घोल में मिलाकर एक गाढ़ा द्रव प्राप्त किया जाता है। इस गाढ़े द्रव का नाम होता है विस्कोस। यानी सेलुलोज को कार्बन डाइसल्फाइड में प्रवाहित कर एक गाढ़ा घोल प्राप्त किया जाता है, जिसका नाम होता है क्या, विस्कोस। रबर के प्रकार, रबर दो प्रकार का होता है, एक तो होता है संश्लेषित रबर, एक होता है प्राकृतिक रबर। प्राकृतिक रबर की बात अभी की अपनी, संश्लेषित रबर कौन सा होता है, इस प्रकार का रबर जो मनुष्य द्वारा बनाया जाता है या फिर कल कारखानों में रासायनिक पदार्थों मिलाकर बनाया जाता है, तो वह रबर जो मानव द्वारा निर्मित होता है उसे संश्लेषित रबर कहते हैं, या वह रबर जो कृत्रिम रूप से बनाया जाता है उसको संश्लेषित रबर कहा जाता है। इसको बनाने में क्या क्या काम किया जाता है, संश्लेषित रबर को बनाने के लिए 2,3 डाइमेथिल केमिकल होता है रासायनिक पदार्थ, 2,3 डाइमेथिल तथा 1,3 ब्यूटाडाइन, दोनों को मिलाते हैं 2,3 डाइमेथिल व 1,3 ब्यूटाडाइन की उपस्थिति में, दोनों को मिलाकर उसको सोडियम द्वारा उत्प्रेरित कर, सोडियम उत्प्रेरक क्या करता है, 2,3 डाइमेथिल व 1,3 ब्यूटाडाइन की उपस्थिति में सोडियम द्वारा उत्प्रेरित कर एक रबर जैसा उत्पाद प्राप्त किया जाता है, जिसे ब्यूना नाम दिया गया। यानी दो रासायनिक पदार्थ हैं, 2,3 डाइमेथिल और 1,3 ब्यूटाडाइन की उपस्थिति में सोडियम द्वारा उत्प्रेरित कर एक रबर जैसा उत्पाद प्राप्त किया जाता है, जिसे ब्यूना नाम दिया गया। इसका नाम दिया गया ब्यूना। क्यों दिया गया, क्योंकि इसमें ब्यूना, ब्यूटाडाइन तथा
ना का मतलब क्या होता है, ना होता है ब्यूटाडाइन का, ना सोडियम, ना सोडियम क्लोराइड द्वारा दर्शाया गया है, यानी ना को सोडियम क्लोराइड के द्वारा दर्शाया जाता है। यह संश्लेषित रबर दो प्रकार का होता है, एक तो होता है ब्यूना एस और एक होता है ब्यूना एन। गाड़ी में टायर देखेंगे आपने, उसमें नाम होता है ब्यूना एस, मोटा नाम का होता है BUNA, कुछ पर होता है ब्यूना एस, कुछ पर होता है ब्यूना एन। बड़े बड़े जो टायर होते हैं गाड़ी के, बसों के, ट्रकों के, उसमें देखना दो ही नाम लिए, या तो ब्यूना एस या ब्यूना एन। तो एक तो होता है ब्यूना एस, एक होता है ब्यूना एन। दो प्रकार होता है। ब्यूना जो एस होता है वो कैसे बनाया जाता है, ये रबर ब्यूटाडाइन व स्टाइरिन के लिक्विड से बनाया जाता है। दो रासायनिक पदार्थ होते हैं, तो होता है ब्यूटाडाइन, एक होता है स्टाइरिन। दोनों को मिलाकर के जो रबर प्राप्त किया जाता है उसको ब्यूना एस के नाम से जाना जाता है। ब्यूना एन कौन सा होता है, यह रबर ब्यूटाडाइन व एक्रिलोनाइट्राइल, एक तो होता है ब्यूटाडाइन और एक होता है एक्रिलोनाइट्राइल को मिला करके बनाया जाता है। तो रासायनिक पदार्थ होता है, एक तो होता है ब्यूटाडाइन व एक होता है एक्रिलोनाइट्राइल, दोनों को मिला करके जो रबर प्राप्त किया जाता है उस रबर का नाम होता है ब्यूना एन। उपयोग कहां पर होता है इस रबर का, तेल की टंकियां बनाने में इसी रबर का उपयोग किया जाता है। तेल की टंकियां बनाने में संश्लेषित रबर का उपयोग होता है। टायर बनाने में, जो भी गाड़ी के टायर होते हैं वो सारे के सारे संश्लेषित रबर के बनाए जाते हैं टायर बनाने में। पेट्रोल के नल बनाने में, गाड़ी में पेट्रोल होती है जो पाइप होती है वो पेट्रोल के नल बनाने में इसी का उपयोग किया जाता है। टायरों की जो ट्यूब होती है वो ट्यूब संश्लेषित रबर से बनाई जाती है। और चिकित्सा के क्षेत्र में काम आने वाले उपकरण हैं वो भी संश्लेषित रबर के बनाए जाते हैं। अब यहाँ पर बात यह आती है कि टायर है वो संश्लेषित रबर से क्यों बनाए जाते हैं। यह कभी कभी बहुत बार पूछ लिया जाता है कि गाड़ियों के टायर का रंग है वो काला क्यों होता है, टायर है वो काले रंग के क्यों बनाए जाते हैं, अन्य प्रकार के रंगों के क्यों नहीं बनाए जाते। काले रंग के बनाने का पीछे कारण ये होता है कि सारी गाड़ियों के टायर काले रंग के होते हैं, अन्य रंग के नहीं होते। छोटे बच्चों की जो गाड़ियां आती हैं, साइकिल वगैरह जो खिलौने आते हैं, उसके टायर रंगीन भी होते हैं, लेकिन रंगीन टायरों की उम्र कम होती है जबकि काले रंग के टायरों की उम्र ज्यादा होती है। इसके पीछे एक लॉजिक होता है, कारण होता है। क्या होता है, जब इनको मिलाते हैं, ये आपका एक दिन ब्यूटाडाइन और आपका ये एक दिन ब्यूटाडाइन तथा दो तीन, ये तो ब्यूटाडाइन और आपका ये ब्यूटाडाइन स्टाइरिन और आपका नाइट्रोएथाइल, जब इन सारे के सारे केमिकलों को एक जगह मिलाते हैं तो इनकी प्रकृति इस प्रकार की होती है, अलग अलग होती है। इसका रंग अलग होता है, दो तीन डायमेंशन का रंग अलग होता है, एक दिन ब्यूटाडाइन का रंग अलग होता है, स्टाइरिन का रंग अलग होता है, एक्रिलोनाइट्राइल का रंग अलग होता है। लेकिन इसकी प्रकृति इस प्रकार की, जैसे रबर बनाते हैं और उन केमिकलों को, रासायनिक पदार्थों को जब एक जगह मिलाते हैं, सबको रासायनिक क्रिया से किया जाता है, तो कोई चाहे किसी भी रंग का हो, जैसे आपस में रासायनिक क्रिया होती है, सारे के सारे का जो लास्ट में जो घोल बनता है, जो घोल बनता है वो घोल है वो कैसा होता है, काले रंग का बनता है। ये इसकी प्रकृति होती है कि जो घोल बनता है लास्ट में इसका, वो घोल काले रंग का ही बनता है, इसलिए टायर काले रंग के बनाए जाते हैं। अगर रंगीन बनाएंगे तो उनकी उम्र कम होगी। मान लो कि अगर इनका अलग अलग करके बना लिया तो जो टायर 10 किलोमीटर से लेगा, तीनों केमिकल को अगर एक साथ मिलाएंगे तो उसकी उम्र 10 गुना ज्यादा होगी। तो एक तो इसकी प्रकृति इस प्रकार की होती है, जैसे हम सारे केमिकल को एक जगह मिलाते हैं, जैसे सारे केमिकलों को एक जगह मिलाते हैं तो इनका रंग काला हो जाता है। इसलिए टायरों का रंग हमेशा क्या होता है, काला होता है। कारण इसके पीछे ये बताना कि टायर रबड़ बनाने वाले जो रासायनिक पदार्थ होते हैं वो अलग अलग रंग के होते हैं, लेकिन जैसे ही इन रासायनिक पदार्थों को एक जगह मिलाया जाता है
तो वो आपस में क्रिया करके एक काले रंग का घोल बनाते हैं, इसलिए गाड़ियों को टायरों का रंग क्या होता है? काला होता है। प्लास्टिक, प्लास्टिक इसको बोलेंगे अपन कि वे पदार्थ, प्रकृति में कुछ पदार्थ इस प्रकार के होते हैं जिन पदार्थों को अगर एक बार किसी अवस्था में डाल दिया तो उसी अवस्था में रहने की क्षमता रहते हैं। जिस भी अवस्था में उसको डाल दिया वो हमेशा उसी अवस्था में रहेंगे। तो वे पदार्थ जो एक बार जिस अवस्था में आ जाते हैं उसी अवस्था में वे पदार्थ को किसी विशेष आकृति में डालने के बाद, यानी वे पदार्थ जो किसी विशेष आकृति में डालने के बाद उसी स्थिति में रहने की क्षमता रखते हैं, प्लास्टिक कहलाते हैं। और पदार्थ के इस गुण को प्लास्टिसिटी कहा जाता है। यानी वे पदार्थ जो किसी विशेष आकृति में ढलने के बाद उसी स्थिति में रहने की क्षमता रखते हैं, प्लास्टिक कहलाते हैं। और पदार्थ के इस गुण को प्लास्टिसिटी कहा जाता है। संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी करवाती थी कि सीएनजी को एलपीजी से श्रेष्ठ माना गया। क्यों? तो क्या होती है सीएनजी गैस? क्या क्या विशेषता होती है सीएनजी गैस को? संपीड़ित प्राकृतिक गैस को सीएनजी गैस के नाम से भी बोला जाता है। हिंदी में संपीड़ित प्राकृतिक गैस होता है और शॉर्ट में उसको सीएनजी बोल देते हैं। तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस को सीएनजी के नाम से भी जाना जाता है। इस सीएनजी गैस में मुख्यतः मेथेन गैस होती है। सबसे ज्यादा मुख्यतः मेथेन गैस होती है। यहाँ से प्रश्न भी आता है एक नंबर वाला कि सीएनजी संपीड़ित प्राकृतिक गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? मुख्यतः मेथेन गैस होती है। इसके अलावा अन्य हाइड्रोकार्बन भी होते हैं, लेकिन मेन जो गैस होती है वो मेथेन गैस होती है। सीएनजी गैस में कार्बन की जो प्रतिशत मात्रा होती है वो कम होती है। कार्बन उसमें कम मात्रा में पाया जाता है। यही कारण होता है कि जब इसको जलाते हैं तो आगे बात आ रही है कि जब इसको जलाते हैं तो इसके द्वारा कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस कम निकलती है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस कम निकलेगी क्योंकि इसमें कार्बन और कम प्रतिशत मात्रा में पाया जाता है। ये गैस पेट्रोल के जो अन्य उत्पाद होते हैं उन उत्पादों की अपेक्षा पर्यावरण के लिए श्रेष्ठ होती है। यानी ये गैस पेट्रोलियम के जो अन्य उत्पाद होते हैं उन उत्पादों की अपेक्षा पर्यावरण के लिए अच्छी मानी गई है। उपयोग कहाँ पर होता है इसका? एक तो वाहनों में इसका उपयोग होता है, वाहन चलाने में इसका उपयोग होता है और ईंधन के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। आगे बात आती है आपकी प्राकृतिक गैस। दूसरी जो गैस है वो प्राकृतिक गैस है। पृथ्वी की गहराई में पेट्रोल के ऊपर परत के रूप में पाई जाने वाली गैस को प्राकृतिक गैस कहते हैं। यानी पेट्रोल होता है, पृथ्वी की गहराई में पेट्रोल के ऊपर पाई जाती है। पेट्रोल के ऊपर वाली परत इसकी होती है। पेट्रोल के ऊपर परत के रूप में पाई जाने वाली गैस को प्राकृतिक गैस कहते हैं। जब पेट्रोल का खनन किया जाता है, खोद करके पेट्रोल को कुएं से निकाला जाता है तो उसके साथ ही प्राकृतिक गैस भी बाहर आ जाती है। क्यों आ जाती है बाहर? क्योंकि ये गैस, इस गैस की परत पेट्रोल के ऊपर पाई जाती है। तो जब पेट्रोल को बाहर निकालेंगे तो पेट्रोल के साथ ये गैस भी बाहर आ जाती है। इसे प्राकृतिक गैस कहा जाता है और इसी
प्राकृतिक गैस को जब उच्च ताप पर इसी प्राकृतिक गैस को उच्च ताप पर जब संपीड़ित कर लिया जाता है तो उसको संपीड़ित प्राकृतिक गैस कहा जाता है। यानी इसी गैस को उच्च ताप पर संपीड़ित कर लिया जाता है जिसका नाम होता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। उपयोग कहाँ किया जाता है प्राकृतिक गैस का? एक तो वाहन में किया जाता है इसका उपयोग और एक ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। आगे बात करेंगे अपन बहुलक का सीधा सा मतलब होता है कि छोटे छोटे अणु को मिलाकर जब एक लंबी श्रृंखला बना लेते हैं उसको बोलते हैं बहुलक। जिस तरह से मोती को जोड़ करके एक मोती को धागे में पिरो दिया जाता है तो इसका नाम माला बन जाती है। जब धागे को जोड़ देते हैं मोती बिखर जाएंगे तो उसको अपन माला नहीं कहेंगे। तो एक मोती को धागे में पिरो करके एक लंबी श्रृंखला बना ली जाती है जिसका नाम माला होता है। उसी तरह से छोटे छोटे अणु मिलकर एक उच्च व लंबी अणु वाली श्रृंखला बना लेते हैं जिसको बोलते हैं बहुलक। दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है प्राकृतिक बहुलक, एक होता है कृत्रिम बहुलक। प्राकृतिक बहुलक का मतलब होता है प्रकृति द्वारा निर्मित बहुलक को प्राकृतिक बहुलक कहा जाता है और कृत्रिम बहुलक का मतलब होता है मानव निर्मित बहुलक को कृत्रिम बहुलक कहा जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फ्रियोल, इसी को तो बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसी को बोलते हैं फ्रियोल और इसका सूत्र होता है CFC, इसी को CFC बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। पहले पढ़ा था अपन ने कि ओजोन परत को दूषित करने का जो मेन कारण होता है वो होता है मानव निर्मित क्लोरोफ्लोरोकार्बन। रेफ्रिजरेटर में जो गैस काम आती है वो फ्रियोल गैस ही होती है, ठंड बता करने के काम आती है। तो क्या होता है ये पॉलीक्लोरोफ्लोरीन, दो यौगिक होते हैं वो तो पॉलीक्लोरोफ्लोरीन एल्केन को CFC कहते हैं। यानी पॉलीक्लोरोफ्लोरीन एल्केन को ही क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहा जाता है। कैसे बनती है कि कार्बन परमाणु से जब क्लोरीन व फ्लोरीन जुड़कर ये कार्बन परमाणु है, कार्बन परमाणु से क्लोरीन व फ्लोरीन जुड़कर जिस यौगिक का निर्माण करते हैं इन यौगिकों को क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहा जाता है। उपयोग कहाँ पर होता है? रेफ्रिजरेटर में इसका उपयोग किया जाता है। कुछ मुख्य जो फ्यूल होते हैं दैनिक जीवन में काम आने वाले मुख्य जो फ्यूल होते हैं उनका अणुसूत्र और इसका नाम। यहाँ से परीक्षा में 1 नंबर का प्रश्न आता है। कौन सा? CFCl3, इसका मतलब होता है फ्यूल 11, इसका नाम फ्यूल 11। तो दोनों तरह से बनाता है, या तो दे देता है CFCl3 का नाम लिखिए तो वो लिखते हैं फ्यूल 11, या देता है फ्यूल 11 का सूत्र लिखिए तो CFCl3 लिखा जाता है। CF2Cl2 होता है फ्रियोल 12, तो फ्रियोल 12 का अणुसूत्र हो गया CF2Cl2। फिर फ्रियोल 112 का अणुसूत्र हो गया C2F2Cl4, C2F2Cl4 का नाम होगा फ्रियोल 112। फिर C2F2Cl3 का होगा फ्रियोल 113। तो लगभग यहाँ से रहता है फ्रियोल 11 का अणुसूत्र बताइए, फ्रियोल 12 का अणुसूत्र, फ्रियोल 112 का अणुसूत्र और फ्रियोल 113 का अणुसूत्र। तो ये और ये दोनों बात याद रखनी। कभी क्या होता है अणुसूत्र दे देता है, नाम पूछ देता है, कभी नाम देके अणुसूत्र पूछ लिया जाता है। नायलॉन 66 रियोन होता था, नायलॉन पढ़ेंगे अपन, आगे पॉलिस्टर आएगा, डेक्लोन आएगा। तो नायलॉन कैसे बना जाता है? दो रासायनिक पदार्थ होते हैं, एक का नाम होता है एडिपिक अम्ल, एक का नाम एडिपिक अम्ल और एक का नाम होता है हेक्सामेथिल डाइएमिन। दोनों रासायनिक पदार्थ जब संघनन की क्रिया करते हैं और संघनन की क्रिया के बाद जो रेशा प्राप्त होता है उसको नायलॉन कहा जाता है। एडिपिक अम्ल और हेक्सामेथिल डाइएमिन के संघनन से प्राप्त किया जाता है, क्योंकि 6 कार्बन
कार्बन परमाणु और हेक्सा है, हेक्सा का मतलब 6 परमाणु होते हैं, तो 6 तो इनका मतलब 6 हेक्सामेथिल के, तो 6 हो गए, इसलिए इसका नाम पड़ गया क्या, नार्गोन 66 पड़ गया। उपयोग कहाँ होता है, मशीनों में गियर और बेरिंग बनाने में, जो गियर होते हैं तब बेरिंग होती